नमस्कार दर्शकों, लीजिए एक बार फिर हाजिर है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने वाले हमारे अपने कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं आपके साथ आकृति श्रीवास्तव। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन सा नया विषय लेके आई हूँ। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। दर्शकों, हम अक्सर देखते आ रहे हैं बदलती लाइफस्टाइल और मौसम के कारण शरीर में दर्द बना रहता है, और हम ये भी देखते हैं 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द बना रहता है। तो उसमें फिजियोथेरेपी कैसे महत्वपूर्ण है, आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अनुभा सिंघई जी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। अनुभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और जानिए फिजियोथेरेपी किस तरह हमारी सहायता करती है जोड़ों के दर्द से बचने में। अनुभा जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है? देखिए, फिजियोथेरेपी एक आधुनिक चिकित्सा भी है और पुरानी चिकित्सा भी है, यानी कि हम भौतिक चिकित्सा बोलते हैं। बेसिकली जब मेडिसिन का इतना नहीं था दायरा, सर्जरी पे लोग इतना डिपेंडेंट नहीं रहते थे, तब भी चिकित्सा होती थी, है ना। हमारे बुजुर्ग वहीं से शुरू हुई थी, इसलिए आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी में 2 पहलू होते हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, यानी कि कुछ खास मशीनों की सहायता से इलाज करना। जी, मशीनें ऐसी हैं जो हमारी नेचुरल चीजों पे ही बनी हुई है, यानी कि गर्म, ठंडा, कुछ किरणें, उनका प्रभाव, कुछ और ऐसे वेव्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि बहुत वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद बने और पिछले कई सालों से यूज हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी, दूसरा, इलेक्ट्रोथेरेपी के अलावा होता है एक्सरसाइज थेरेपी, यानी कि कसरतों की मदद से इलाज करना। जी, कसरतें बहुत स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि आपकी तकलीफ के हिसाब से कसरतें बनाई जाती हैं। ऐसी नहीं होती है कि आपको जनरल चीजें बताई और हर दूसरे व्यक्ति ने वही कर लिया। जी, तो फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा में हम इन 2 पद्धतियों से इलाज करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी मशीनों की सहायता से, जब दर्द है, जब तकलीफ है, और एक बार दर्द ठीक हो जाए तो आपकी मांसपेशियों पे काम करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी की मदद से। अनुभा जी, फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी होती है? अगर एक व्यक्ति फिजियोथेरेपी ले रहा है तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिस उसको फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है? तो अगर मैं ये कहूँ आकृति कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत सिर्फ पेशेंट को नहीं होती, तो वो सही होगा। बेसिकली फिजियोथेरेपी 3 आयाम पे काम करती है। एक पहला होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव यानी अगर आप पेशेंट नहीं भी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं भी है, तब भी आपको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि किस तरह आप अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाएँ। जैसे हम मशीन में बात करते हैं कि मशीन चलती रहती है, धीरे-धीरे उसमें कुछ वेयर एंड टियर होता है, यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ पार्ट बदलने की नौबत आ जाती है, ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारा शरीर है ना। तो जैसे ही हम अपने शरीर को सही तरह से चलाने के लिए एक गाइडेंस की जरूरत है, फिजियोथेरेपी वहां से शुरू हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जरूरत ही पड़नी चाहिए। जब आपको तकलीफ नहीं है तब भी अपन प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी पे काम करते हैं। जब किसी को कोई दर्द आया, और वो किसी भी एज वर्ग में हो सकता है, आयु कोई भी हो सकती है, आपने अचानक कुछ वजन उठाया, आप अचानक ज्यादा चल लिए, तकलीफ बढ़ गई, उस समय जो फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है वो हम कहते हैं आपको ठीक करने के लिए। और एक बार आपकी बॉडी ने उस दर्द को ओवरकम कर लिया, अब हमारा उद्देश्य रहता है कि आप लंबे समय तक फिर से उस दर्द से ना जूझें। तो वहां पे सपोर्टिव फिजियोथेरेपी, तो हर पर्सन फिजियोथेरेपी बिल्कुल। अनुभा जी, जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों में कितनी आवश्यक है फिजियोथेरेपी, किस तरह सहायता करती है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बुजुर्गों में किस तरह से महत्वपूर्ण रहेगी फिजियोथेरेपी? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जब हम 30 साल की उम्र तक, तो आप मानिए कि सभी चीजें बढ़ती हैं, चाहे वो हम हड्डियों की बात करें तो कैल्शियम, हड्डियों की मजबूती, ढलने की प्रक्रिया, मांसपेशियों की ताकत, ये सब चीजें बढ़ती हैं। लेकिन 30 के बाद और खास तौर पे 40 से 50 के बीच में बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव भी आने लगते हैं, जो कि बहुत नेचुरल है, उसको बीमारी नहीं मानना चाहिए। ये कोई तकलीफ नहीं है कि उम्र बढ़ रही है, दर्द आया तो हम मान लेते हैं उसको कि कोई बीमारी होगी। 80% लोगों में कुछ ना कुछ बदलाव आते ही हैं,
और जो आते हैं उनको कई बार हम ध्यान नहीं देते तो हमें दर्द के फॉर्म में दिखते हैं। तो बुजुर्गों में जरूरत और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो करीब 60% बुजुर्ग 60-65 साल के अगर हम लेते हैं ना, तो एक तिहाई तो कभी ना कभी गिरते हैं और अपना कूल्हा फ्रैक्चर कर लेते हैं, तो कहीं कलाई मुड़ जाती है और फिर उनको रिकवरी बहुत स्लो होती है। तो बुजुर्गों में हम ताकत, मांसपेशियों की, हड्डियों में बढ़ता हुआ कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है, हड्डियों की ताकत, मांसपेशियों की ताकत, गतिशीलता, संतुलन, इन सब पे काम करते हैं। तो फिजियोथेरेपी बुजुर्गों के लिए अहम हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपी किस तरह हमारे बुजुर्गों में सहायता करती है। दर्शकों, हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि जो फिजियोथेरेपी है, अधिकतर लोग फिजियोथेरेपी के ऊपर जा रहे हैं, उसको अपनी लाइफस्टाइल में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और दवाइयों की झंझट से बचने के लिए लोग फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश कुमार सिकरवार है और मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और आज 5 दिन हो गए। 5 दिन में मेरे को 65% रिलीफ मिला है और इसके लिए मैं अपनी तरफ से फिजिकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मेरे साथ लुबना मैडम जो है, उनने जो मेरे साथ मेहनत करी है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुभा जी, आप जैसे हम फिजियोथेरेपी की बात कर रहे थे और जिस तरह आपने बताया कि जनरल एक्सरसाइजेज होती है, तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, एक फिजियोथेरेपी में और जो लोग जनरल एक्सरसाइज करते हैं उनमें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली लोग जब सुनते हैं या समझते हैं कि फिजियोथेरेपी में तो कसरतें होती हैं, तो एक बन जाता है दिमाग में कि कसरतें तो हम बचपन से कर रहे हैं, स्कूल से पीटी कर रहे हैं और अब तो इतना सारा डिजिटल मीडिया में, इंटरनेट पे हमने डाला कि जोड़ों का दर्द और हमने देख ली थी, पर ये सही नहीं है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना कि कृपया गूगल से डॉक्टर बन के ना आए, बिल्कुल वैसे ही फिजियोथेरेपी में जनरल एक्सरसाइजेस और थेराप्यूटिक दोनों में बहुत फर्क होता है। उदाहरण के तौर पे आप लीजिए कि अगर एक पर्सन है, उनको घुटनों में तकलीफ है, ठीक है, और उन्होंने देखा कि मुझे घुटने में तकलीफ हुई है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ, उन्होंने बोला किसी ने। तो अल्टीमेटली उन्होंने कंधे से लेकर कमर से लेकर दौड़ना शुरू कर दिया, सब कुछ शुरू कर दिया। लेकिन ये नहीं देखा कि घुटना जो है वो एक ऐसा जोड़ है जो वजन लेता है। यानी कि अगर आप जरूरत से ज्यादा चल रहे हैं, लगातार खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, तो सारा दुष्प्रभाव घुटने पे ही पड़ेगा। तो जनरल एक्सरसाइज ये नहीं बताती कि आपके लिए क्या सही है, आपके जो जोड़ में तकलीफ क्या है, उसके हिसाब से क्या सही है। फिजियोथेरेपी में ये पर्सनल होता है, यानी कि हम मरीज का परीक्षण करते हैं, असेसमेंट के हिसाब से पता चलता है कि कौन सी मांसपेशी में ताकत कम है, कौन सी मांसपेशी में अकड़न है, कौन से जोड़ में घिसाव बढ़ गया है, यानी कि हमें इन सब का संतुलित एक एक्सरसाइज चार्ट बनाना है। तो असेसमेंट पे बना हुआ जो प्रोग्राम है वो फिजियोथेरेपी का होता है और जनरल वो है जो हर पड़ोसी बता देता है, लेकिन कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंचाता। जी अनुभा जी, जिस तरह आप बता रहे थे जोड़ों का दर्द, तो जो हम आर्थराइटिस होता है, तो उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह मदद करती है? क्योंकि सबसे ज्यादा अर्थराइटिस के पेशेंट हैं इंडिया में, देखें तो 80% से ज्यादा लोगों को अर्थराइटिस चेंजेस होने लगते हैं। और आजकल तो मैं कहूंगी 60 पे नहीं, 40-45 तक ही कई बार चेंजेस दिखने लगते हैं। होता यह है कि हमारा जो जोड़, खासतौर पर अगर हम घुटने के अर्थराइटिस की बात करें, घुटने का जोड़ ऐसा है कि उसके बीच में एक तकिए जैसा कुशन होता है, लिगामेंट होता है, उसमें धीरे धीरे उम्र के साथ गलत तरीके से बैठने उठने की वजह से, जोर ज्यादा पड़ने की, वजन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, अत्यधिक वजन होने की वजह से वो जोड़ घिसटता है आपस में, दोनों हड्डियां, और उसके बीच का जो कुशन है, जो लिगामेंट, वो खराब होने लगता है। एज अ रिजल्ट होता यह है कि दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं, चलने फिरने में दर्द पूरे टाइम रहता है मरीज को, सूजन आ जाती है जोड़ पे, और जब भी वो खड़ा हो, उठ के बैठे या बैठकर चले तो उसको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अर्थराइटिस में अब मैं ये कहूंगी कि दवाइयाँ अपना काम करती हैं एक लिमिट तक, शुरुआत में सूजन के लिए, लेकिन एक बार आपको डायग्नोस हो गया कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटने का, अब आप ये समझिए कि मांसपेशियों जो घुटने को सपोर्ट कर रही है, उनकी ताकत और उनका लचीलापन कितना जरूरी है। तो फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि घुटने के जोड़ों के दर्द के मरीज को पहले कुछ दिन, 5 से 7 दिन दर्द पे काम करते हैं, सूजन पे काम करते हैं अपनी मशीनों के द्वारा। कुछ मशीनें जैसे अल्ट्रासाउंड होता है या दूसरा होता है, ये बहुत सेफ है, और ये क्या करेंगे, जोड़ में खून का संचार बढ़ाएंगे, वहां दर्द कम करेंगे, सूजन कम करेंगे।
उसके बाद हम जो कसरतें बताते हैं वो करने से आपके घुटने की मांसपेशियों में ताकत आती है, लचीलापन आता है, तो एज अ रिजल्ट आप आराम से अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। ये उद्देश्य फिजियोथेरेपी ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्ले करता है। बिल्कुल, जिस तरह अनुभव जी ने बताया किस तरह आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी महत्वपूर्ण है और फिजियोथेरेपी कराने से हम किस तरह आगे बढ़ने की समस्याएं जो हमें आगे जाके तकलीफ दे उनसे बच सकते हैं। तो दर्शकों जिनको भी ऐसी कोई समस्या है आप अपने नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर जाएं और वहां पे फिजियोथेरेपी कराएं ताकि आप आगे जाके कुछ भी मेजर समस्याओं से बच सकते हैं। अनुभव जी जिस तरह आपने बताया आर्थराइटिस में तो एक ऐसा कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें जो मसल्स होते हैं वो नाजुक होने लगते हैं, लचीले से हो जाते हैं और उनसे हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस पे फिजियोथेरेपी कितनी जरूरी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि मैं अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां बाद में आएंगी, पहले तो हड्डियों में इतना कैल्शियम कम हो जाता है कि वो कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो 50-60 के बीच की जो महिलाएं हैं वो अक्सर फ्रैक्चर से जूझती हैं। कलाई का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, कुछ डिब्बा उठाते हुए गिरे और हल्की सी मोच से फ्रैक्चर हो गया। कारण ये नहीं था कि जोर से गिरे या कोई सामान गिरा, कारण ये था कि हड्डियों इतनी कैल्शियम कम हो गया है, ऑस्टियोपोरोटिक हो गई, खोखली हो गई है कि वहां पे जरा से हल्की सी दुष्प्रभाव फ्रैक्चर को रोक लेता है। और रिकवर होना यानी कि आप जानते ही हैं 3-4 हफ्ते कम से कम, अगर पैर का हादसा है तो पैरों में तो 4 से 6 हफ्ते तक भी प्लास्टर रहता है, तो उसके बाद जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए फिजियोथेरेपी काम आती है। हम कहते हैं जैसे कि सभी जानते हैं कि दूध, विटामिन डी बहुत जरूरी है, लेकिन आप ये भी समझिए कि जो भी आप कैल्शियम ले रहे हैं सप्लीमेंट्स वो पहले हमारे रक्त में जाता है, यानी ब्लड कैल्शियम के फॉर्म में रहता है। जब हम कुछ खास प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं यानी कि वेट बियरिंग एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, आप कुछ वजन के साथ कसरत करते हैं उस मांसपेशी की, तब वो कैल्शियम मसल में जाता है, बोन से या बोन में जाता है, ब्लड से कन्वर्ट होता है। तो जब आपका हड्डियों में एब्जॉर्प्शन ही नहीं है तो आप कुछ भी खा लें, आप कितना ही कैल्शियम वाली चीजें खा लें, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस में सही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा और ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होंगे। कूलिंग का फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन है जो कि बुजुर्गों में देखने को मिलता है और बहुत ऑपरेशन होते हैं जिससे रिकवरी मुश्किल है। तो फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है बहुत अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों जिस तरह आप देख रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और जिस तरह की भी समस्याएं से हम गुजर रहे हैं उसमें फिजियोथेरेपी कितनी आवश्यक है। जिस तरह मैम ने बताया कि वजन रख कर हमारी फिजियोथेरेपी होती है जिससे आगे की मांसपेशियां हमारी काम करने लगे, तो इसी तरह फिजियोथेरेपी कितनी महत्वपूर्ण है हम आगे और जानेंगे। अनुभव जी जिस तरह आप बता रहे थे ये आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो बुजुर्गों में और शरीर में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं हमें कि जिसमें फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है? एक संतुलन से रिलेटेड मैं यहाँ पे जरूर बात करना चाहूंगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कंधे का दर्द या फ्रोजन शोल्डर जो होता है कि कंधा चिपकने लगता है और उठ नहीं पाता, जैसे बुजुर्ग बोलते हैं ना कि दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो हाथ नहीं जा रहा था, तो ये डायबिटिक लोगों में और ज्यादा होता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो और ज्यादा चांस बढ़ जाता है, हो तो सबसे हो सकता है लेकिन उसमें चांस ज्यादा है कि आप कंधे की तकलीफ से जूझें, तो ये एक कॉमन कंडीशन है। इसके अलावा संतुलन यानी कि गिरने के चांस, अगर आपने नोट किया हो तो चलने में जो तकलीफ आती है बुजुर्गों को कि थोड़ा सा चलते हैं तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, धीरे धीरे बुजुर्ग क्या करते हैं कि अपनी एक्टिविटीज कम करते हैं, जो सबसे गलत है। सोशल एक्टिविटीज कम कर देते हैं, बाहर जाना कम कर देते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते तो काफी सारी जगह बना कर देते हैं। इसका विकल्प फिजियोथेरेपी में होता है। अगर हम आपके चलने फिरने को ज्यादा अच्छे से बना सके, आपको सपोर्ट कर सके, आपको बता सके कि कहाँ तकलीफ है, तो गिरने का चांस बढ़ेगा, कम हो जाएगा। अगर गिरने का डर नहीं है तो आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप बड़े आराम से दैनिक चीजों में सम्मिलित हो सकते हैं। तो बुजुर्गों में जो कंधा, घुटना, कमर दर्द भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो वो चीजों को सही तरीके से डायरेक्ट करना फिजियोथेरेपी का काम होता है यहाँ पे। जी अनुभव जी जिस तरह, क्योंकि आप भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं, जो कि बुजुर्ग पेशेंट आते हैं जिनको जो समस्या हो रही है हमारे दर्शकों को बताइए। बुजुर्ग हमारे पास आप मानिए कि 90 से ऊपर तक के पेशेंट हमारे साथ अभी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें
तकलीफ सभी कुछ है, थोड़ी थोड़ी, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कंधे में भी तकलीफ रहती है, थोड़ा चल लिया तो पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन वो मेंटेनेंस के लिए भी कि हमें तकलीफ ना हो उसके लिए हम फिजियोथेरेपी का पार्ट ले रहे हैं। बाकी सबसे ज्यादा घुटने की तकलीफ वाले आते हैं और कमर, है ना। कमर के जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं कि कुछ थोड़ा भी झुक कर काम कर लिया, वजन उठा लिया तो कमर दर्द। यहाँ पे मैं ये कहूंगी खासतौर पे हमारे ग्रामीण एरियाज में कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वो नीचे बैठकर झुक कर ही काम करते हैं, खाना बनाती हैं, तो बहुत समय तक एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में काम करने की वजह से जो रीढ़ की हड्डियों के बीच झिल्लियां होती हैं, जो सारा शॉक लेती हैं यानी कि जोर लेती हैं, तो दबने लगती हैं। धीरे धीरे नसों पे दबाव आता है और पैरों में झुंझुनी आने लगती है। तो ये चीज ना आए उसके लिए हमको पहले ना एक बार कंसल्ट करना चाहिए। खासतौर पर उनके बच्चों को मैं सलाह दूंगी कि जरूर एक बार कंसल्ट करें कि कहीं आपके पेरेंट्स या आपके माता पिता गलत पोजीशन की वजह से पेशेंट को नहीं बनने। तो दर्शकों, जिस तरह आप देख रहे हैं, अनुभव जी ने बताया कि जरूरी नहीं हमें कोई समस्या हो तो ही हम फिजियोथेरेपी कराएं। जनरल मेंटेनेंस, अपने शरीर का सही संतुलन बना रहे, उसके लिए भी हम फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। अनुभव जी, क्या जो ये समस्याएं होती है हमारे शरीर की, जोड़ों में दर्द होना, कमर की समस्या, क्या ये आनुवंशिक है, जेनेटिक्स है, या हमारे पेरेंट्स को है या हमारे पुराने लोगों का है तो हमें भी वो आएंगी? कुछ चीजों में होता है, कुछ चीजों में जेनेटिक भी प्रेडिस्पोजिशन दिखता है, लेकिन सब में नहीं। आजकल तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे उठने बैठने के तरीके की वजह से है। अगर आप देखें तो नॉर्मली आज का जो युवा वर्ग है, जो 40-45 साल का भी है, तो कम से कम 7 से 8 घंटा एक कुर्सी पर बैठ के काम करता है ना। तो लगातार ऐसा करने की वजह से अगले 5 साल में वो पेशेंट बन जाते हैं। तो जेनेटिक रेलेवेंस थोड़ा ही है, ज्यादा से ज्यादा है आपका यूज, जो आप अपने शरीर को जिस प्रकार का दबाव दे रहे हैं, जिस प्रकार की उसकी ध्यान दे रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। अनुभव जी, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो अक्सर लोग बैठकर ही काम करें, तो उनको कितनी समस्या बढ़ सकती है अगर उन्होंने अपने बॉडी में मूवमेंट नहीं किया? बहुत ज्यादा। आप मानिए कि 25-30 साल तक के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये था कि आपने घर में ये नहीं देखा कि आप कुर्सी टेबल पे बैठे हैं या आप जमीन पे बैठे हैं या आप झुक झुक के काम कर रहे हैं जी। तो हर उम्र के थे। खासतौर पे तकलीफें बुजुर्ग, यानी कि अगर मैं देखूं तो 50-55 वालों को और भी ज्यादा तकलीफें आई। कुछ ऐसे टीचर्स भी रहे, स्कूल के शिक्षक रहे, जिन्होंने घर से ही करा, पढ़ाई करवाई बच्चों को, लेकिन उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो कंधे की तकलीफ ये सब भी बढ़ गई। अनुभव जी, क्योंकि लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, रनिंग करते थे, तो वो सब बंद हो गई थी, तो उसके कितने प्रभाव पड़े थे कोरोना काल में? बिल्कुल, ये रनिंग तो मैं कहूंगी, जो रनिंग या वॉकिंग से हम स्टार्ट करें, यानी कि सुबह की जो सैर है वो तो एक कंप्लीट एक्टिविटी होती है। जैसे दूध को बोलते हैं कि कंप्लीट न्यूट्रिशन दे रहा है, उसी हिसाब से सुबह की सैर जब होती है तो आपकी लचीलापन सबसे पहले आता है। आपका चाहे पंजे हो, घुटने हो, कमर हो, कंधे हैं, मूव कर रहे हैं, सभी में एक लचीलापन आता है और ताकत आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं कार्डियोपल्मोनरी, यानी आपका हृदय जो खून फेंकता है, जब आप चलते हैं 30-35 मिनट, तो वो खून वापस रिटर्न हो जाता है, यानी कि सुचारू रूप से पूरी मांसपेशियों में जाता है खून। तो ये चीज बहुत गड़बड़ हुई कोरोना में, जब लोग नहीं चल पा रहे थे, लेकिन अब समय है कि उस पर वापस ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। अनुभव जी, जिस तरह आप बता रहे थे मांसपेशियां जो होती हैं, तो उसमें उसका लचीलापन जो हो रहा है, जो ढीलापन हो रहा है, तो उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह काम कर सकती है? सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो एक नॉर्मल घर के गृहिणी से लेकर एक जो क्रिकेट खेलने वाला IPL का प्लेयर तक, सबकी मांसपेशियों में ध्यान देना जरूरी है। अगर आप बैठे हैं लगातार 8 घंटे, तो आपको हमारी जो घुटने की मांसपेशी है एक खास तौर पे, वो कमजोर हो जाती है और कड़क हो जाती है। दो ही चीजों से संतुलन बिगड़ता है बॉडी का। पहला, अगर आपकी मांसपेशी कमजोर है, दूसरा, अगर उसको सपोर्ट करने वाली मांसपेशी अकड़ गई है, तो इन दोनों के संतुलन की वजह से आपकी चाल बदल जाएगी और फिर घुटने का दर्द कमर में भी आ जाएगा और पूरी बॉडी में आपको लगेगा कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप काम करना ही नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे ये जरूरी है। अनुभव जी, जैसा हम देखते हैं कि लोगों को अक्सर कुछ ना कुछ दर्द बना रहता है, कहीं जोड़ों में, कहीं पैरों में, तो उन लोग समझ नहीं पाते क्या हमें फिजियोथेरेपी लेना आवश्यक है, क्या हमें कौन सी बीमारी हो रही है। तो ऐसे में उन लोग कैसे अपने आप को पहचानेंगे, या उनको समझ में आएगा कि हमें अब नौबत आ रही है या हमें बहुत जरूरत है फिजियोथेरेपी लेने की? हाँ, अगर आपका दर्द लगातार है, यानी कि आप ये माने कि कभी होना सामान्य है कि आप सुबह उठे, आपकी गर्दन अकड़ गई, आपको गर्दन में खिंचाव आया, तब भी फिजियोथेरेपी जरूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लगातार आप कंधा नहीं उठा पा रहे,
लगातार आपकी कमर पे एक पर्टिकुलर छोटा सा वजन उठाने पे भी तकलीफ आती है, आपको खड़े होने पे घुटने में भारीपन लगता है, सूजन आ जाती है पिंडलियों में, तो ये एक अंदाजा है कि अब आपको ना एक गाइडेंस की जरूरत है। कहाँ है इससे पहले कि आपको वो ना हड्डियों में पहले बदलाव मांसपेशियों में आते हैं, लिगामेंट में आते हैं, फिर हड्डियों और फिर जोड़ों में। तो अगर जोड़ों तक आ गया तो सर्जरी के अलावा कोई और विकल्प ज्यादा बचता नहीं है। शुरुआत में ही अपने दर्द को नजरअंदाज ना करें और समझें कि दर्द है, लगातार है तो कुछ वजह है, फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर दिखाएं। जी, अनुभा जी ने जिस तरह बताया कि अपने दर्द को नजरअंदाज ना करें, अगर आपको दर्द है तो तुरंत आप उसका हल निकालें, या तो फिजियोथेरेपी कराएं या अपने नजदीकी डॉक्टरों को दिखाएं। अनुभा जी, अक्सर लोग अगर फिजियोथेरेपी करा लेते हैं, अब उनका ऐसा है, एक दिन गए, 2 दिन गए या हफ्ते में 3 दिन चले गए, तो उन लोग को लगता है अब हम ठीक हो गए, तो क्या जिन्होंने फिजियोथेरेपी कराई है उन लोग बाद में छोड़ देते तो उनको और कौन सी समस्या हो सकती है? क्या वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं या उनको रेगुलर उस पे करानी चाहिए फिजियोथेरेपी? आकृति देखिए, आपको पहले ये समझना है कि आपकी तकलीफ क्या है, है ना? कई लोग सिर्फ दर्द को ही तकलीफ समझते हैं, जबकि दर्द सिर्फ एक ऊपर सिम्टम है। जैसे हम देखते हैं ना कि ऊपर जो पेड़ आ रहा है उसकी जड़ों तक पहुंचना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही अगर आप ये समझेंगे कि आपको कमर में दर्द आया था, आप गए 2-3 दिन में, मांसपेशियों में दर्द था, वो चला गया, है ना? आप ये समझिए कि वो चला नहीं गया, वो दब गया है, वो वापस आएगा अगर हमने अभी उस जड़ को नहीं पहचाना, अभी से उस पर काम करना शुरू नहीं किया। तो फिजियोथेरेपी में हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, कम से कम अंदाजन हफ्ते 10 दिन का रहता है, जिसमें हम दर्द भी कम करते हैं, लचीलापन बढ़ाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि घर पे क्या कर सकते हैं, घर पे एक्टिविटीज कैसे करनी है सही तरीके से और क्या गलत है। आप उसको घर पे करते रहें और हमें बीच बीच में बताते रहें कि आप क्या कर रहे हैं। लोग यही गलती करते हैं, लोग दर्द ठीक होते ही से सब छोड़ देते हैं, है ना? जैसे डाइटिंग करने के बाद वजन कम होने के बाद सब छोड़ देते हैं और फिर अगले 6 महीने 8 महीने कुछ भी नहीं करते। एज अ रिजल्ट 6 महीने बाद फिर आपको वही तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो गाइडेंस लेना जरूरी है। अनुभा जी, हमारे बुजुर्ग किस तरह अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली देखिए, सेहत का ध्यान रखना 2 चीजों पे निर्भर होता है। पहला है आप क्या खा रहे हैं, दूसरा ये है कि आप अपनी मांसपेशियों को कैसे यूज करें, या फिर सिर्फ मांसपेशियों की बात नहीं करूंगी मैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे लंग्स है, गहरी सांस लेने वाली कसरतें हुई या सब हुई, तो आप ये मानिए कि जो आप खा रहे हैं, साथ ही साथ आपको सिर्फ मोटा नहीं होना है, आपको सिर्फ वजन नहीं बढ़ाना है, हेल्दी होना है। और हेल्दी होने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, समय समय पे सही मार्गदर्शन लें, दर्द है, तकलीफ है तो उसको नजरअंदाज ना करें। घर पे भी सब कुछ किया जा सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जिंदगी भर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय जब जरूरत है तब उसको टालें। बिल्कुल। अनुभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दर्शकों, देखा आपने कि फिजियोथेरेपी हमारी जीवन शैली में, हमारी लाइफस्टाइल में एक क्या बदलाव ला सकती है। जैसा अनुभा जी ने बताया, जरूरी नहीं अगर आपको कोई समस्या हो तो ही आप फिजियोथेरेपी कराएं, जनरल मेंटेनेंस के लिए भी आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। दर्शकों, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।